रिच डैड एंड पुअर डैड अध्याय 9 शुरू करना। चेतावनी। गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं भी प्रेम करता हूँ, परंतु वे जिंदगी से डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो निवेश की सूचना देने वाले सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विद्वान का एक पैनल होता है। एक विद्वान यह कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है, और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से अधिकतर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपना जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ, और वह अब भी 6% ब्याज ही ले रहा है। मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आम तौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी हो, तो अधिकतर मामलों में बहुत देर हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसे हम तैरने वाले से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। अधिकतर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वे लोकप्रिय नहीं हैं। वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। मैं जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतज़ार करते हैं। जैसे मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें, यह इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण ये होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है। यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले
गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु मैं यह ज़रूर कहता हूँ कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और यह आर्थिक बुद्धि भी है। 4. किसी फॉर्मूले के विद्वान बना जाए और फिर एक और नया फार्मूला सीख ले। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसे बनाने के बारे में भी सही है, इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है। हम में से अधिकतर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह है जो आप खाते हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ, आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए। जैसे एक स्कूल टीचर शिक्षक का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोगों के पास वही एक मूलभूत फार्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह फार्मूला है पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फार्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फार्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूलों को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने सप्ताह की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था, किस तरह रियल एस्टेट को खरीदें। मैंने एक फार्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यह पर अधिकतर लोग रुक जाते हैं। 3 साल तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में खरीदने की कला को पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, परंतु आज यह बहुत धीमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फार्मूले का विद्वान बन गया तो मैं दूसरे फार्मूले की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप से नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया जो केवल सौदेबाजों के लिए आयोजित की गई थी और वस्तुओं के ऑप्शन सौदेबाजी के लिए तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहाँ परमाणु भौतिक और स्पेस साइंस के विद्वानों की भीड़ थी, परंतु मैंने वह बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फायदेमंद बन गया। अधिकतर जूनियर कॉलेज और सामुदायिक कॉलेजों में आर्थिक प्लानिंग या पारंपरिक निवेशों को खरीदने के तरीके पर कक्षाएं आयोजित की जाती है। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज फार्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी कारण
नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा ज़रूरी नहीं रह गया है, क्योंकि प्राय आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। ज़रूरी यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। यह कला अनमोल है। ज़्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में यह बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था। 5वां, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं कर पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फेंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिससे पैसे बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदम में कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु सभी कदम में से इस कदम की विद्वानता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से ही मौजूद ना हो, मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटती है: अमीर, गरीब और मध्य वर्ग। सीधे तरीके से कहे तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो आर्थिक दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं बनने का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रित और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यावसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वह मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक ज़रूरी मैनेजमेंट दक्षताएं। पहला है कैश फ्लो का मैनेजमेंट, दूसरा है लोगों का मैनेजमेंट, तीसरा है व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि ये 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के काम की है। ये 3 आपकी जीवन शैली में ज़रूरी भूमिका निभाती है। व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश में। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती है। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेना। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिवेंट मैन इन बेबी बॉल में खुद को सबसे पहले भुगतान करें का वाक्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी है, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं। जैसे मैंने कहा है, आर्थिक साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले
भुगतान करने के सिद्धांत का राह आजमाते रहते हैं, वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के आर्थिक स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं: रोजगार, संपत्ति, बचत, निवेश, व्यय, टैक्स, किराया, भोजन, दायित्व। चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। अधिकतर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको जल्द ही ये पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहीं गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल इंश्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने कैश क्लासेन की पुस्तकें पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करें का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिरी में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान ना करें। मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है, जबकि बाद आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। ऐसे व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाते हैं, आखिर में उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। रोजगार, टैक्स, किराया, भोजन, आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर, अकाउंटेंट और बैंकर है, जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दे सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि आर्थिक प्रोफेशनल की दरअसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिरी में पैसे देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए जब किसी कारण से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल्स से काफ़ी कम रहा, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया। मेरे अकाउंटेंट, बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट लेंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रिचर्ड मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्दा भी कहा सकते हैं। जैसे मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि अधिकतर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं, पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स कहता है, आप इसे अपने
चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपको कहता है आगे बढ़े चलो। घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर न हो, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोग का हौसला पस्त होने लगता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का ऑडियो देखा होगा, उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरी आय नेवादो के कॉर्पोरेशन के ज़रिए मेरी संपत्ति वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता हूं तो सरकार इसे ले लेती है। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ। मेरे पास इतने दायित्व है जो 99% लोगों से ज़्यादा है, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किरायादार कहलाते हैं। तो खुद को पैसे देने में पहला नियम यह है कि कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन बिल्स ही बचा कर रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसे कम होते हैं तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले दे देती हूँ। मैं कर्ज देने वाले को सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज़्यादा पैसे कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं वैसे आम तौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूँ। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल जवाब में नहीं आते और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, न ही उसके तलिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, पहला, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसे जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसते रहना समझदारी नहीं है। दूसरा, जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी आर्थिक प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए नए तरीके के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपका आर्थिक बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार आर्थिक भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुँचे। मेरे बुक कीपर चीखने लगे और बचाव के लिए छुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती है। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिल का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूँ कि यह कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसे मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी।
अगर आप आर्थिक दबाव पसंद न करते हो तो एक ऐसा फार्मूला खोज ले जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फार्मूला यह होता है कि खर्च कम किए जाए, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुका जाए, सुरक्षित फंड्स खरीदे जाए और औसत बने रहने की कसम खाई जाए। परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। ज़िंदगी मौज मस्ती के लिए। अगर आप अपने आर्थिक प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं और यही आर्थिक बुद्धि कहलाती है। छठा, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति में अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं। मालिक बेचना चाहता है, या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया। वे इस बात में भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्योंकि अगर मेरे सचमुच मानना है, अगर लो प्रोफेशनल है तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देता ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देता है। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत कम पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को $9.000 में ख़रीदा और तत्काल उसे $25.000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके लिए बाजार की आंख और कान है। वे हर रोज़ वह होते हैं और इसलिए मेरी वह कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूँ। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के लिए समय की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों ख़राब करूँ, जबकि इस समय मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्यवर्गीय लोग रेस्तरां में ख़राब सर्विस के बावजूद भी 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से अधिकतर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता।
घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है और यह स्टॉक, बॉन्ड, फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है। मैं खुद को आर्थिक प्लानर कहता हूँ। परी कथा की ही तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चुनते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए कि अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत हो तो इनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से न पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितना व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वह कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी करता हूँ। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। ऐसे ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहे और वे भी आपको प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में भी सोच रखेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। यह भी शुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसे मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो, जिन पर उनकी सत्ता हो। जैसे किसी ऑफिस में काम करने वाले कई दोयम दर्जों के मैनेजर ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वाले के साथ कैसे काम किया जाता है परंतु वे यह नहीं जानते हैं कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली दक्षता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। आपके पास भी होना चाहिए और यह आर्थिक समझदारी है।